हम बात कर रहे थे पूर्णांतरिक परावर्तन की बात कर रहे थे। पूर्णांतरिक परावर्तन बताया नहीं। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? सघन माध्यम में संचित होती हुई प्रकाश की किरण जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वापस वह उसी माध्यम में लौट आती है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है। क्रांतिक कोण भी बताया, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो प्रकाश की जो किरण है सघन माध्यम में संचित होनी चाहिए और दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से हमेशा अधिक होना चाहिए। ये मैंने कल आपको बताया। पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं होती है, मरीच का होती है, मरीच का मिरेज का बनना, ठीक है, हीरे का चमकना, और ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, ऑप्टिकल प्रकाशिक तंतु होता है। प्रकाशिक तंतु के बारे में मैंने कल आपको बताया कि एक मनुष्य के बाल के व्यास के बराबर पतला तार होता है जिसके दो भाग होते हैं। आंतरिक भाग में बताया कोर कहलाता है, ठीक है, और बाहरी भाग कहलाता है क्लैडिंग, अधिपट्टन कहलाता है। क्लैडिंग कहते हैं अधिपट्टन, जैकेट भी कहते हैं उसे। और आंतरिक जो भाग है वो कहलाएगा कोर, क्रोन कहलाएगा। जो आंतरिक भाग है मैंने बताया आपको कि उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, बाहरी भाग का अपवर्तनांक कम होता है। तो काम क्या आता है प्रकाशिक तंतु? प्रकाशिक तंतु आता है दृश्य संकेत होते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल, दृश्य और श्रव्य संकेत दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ज्यादातर तो हम किसी भी केबल से, किसी भी हम तार से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्टिकल फाइबर केबल ही क्यों लेते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग यह है कि इसमें जो संकेत हैं उनकी, सिग्नल हैं उनकी जो क्षति होती है, लॉस होता है, वो न्यूनतम होता है। समझ में आई बात? लॉस न्यूनतम है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है रेलवे में। किसमें किया जाता है? रेलवे का जो सिग्नल सिस्टम होता है उसमें हम प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक मैंने बताया। ऑप्टिकल फाइबर केबल के उपयोग पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक तो एंडोस्कोपी में करते हैं और दृश्य संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, रेलवे सिग्नल सिस्टम में, ठीक है। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं। समझ में आई बात? इसके बाद अपना एक अलग टॉपिक आता है और वो है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के हो सकते हैं, आपको पता है। एक तो गोलीय पृष्ठ हो सकता है उत्तल और एक हो सकता है गोलीय पृष्ठ अवतल। समझ में आई बात? दो प्रकार के गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि ये गोलीय पृष्ठ हुआ, ठीक है, और ये इसकी परावर्तक सतह हुई, तो आप इसके इस गोलीय पृष्ठ का नाम क्या देंगे? अवतल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अवतल। लेकिन ऐसी कंडीशन में बात करूं कि यहाँ प्रकाश की किरण आपतित की और इसका ऐसे परावर्तन हो गया या फिर अपवर्तन हो गया या परावर्तन हुआ है, तो ये जो पृष्ठ है ये क्या कहलाएगा? उत्तल पृष्ठ होगा। पृष्ठ जो गोलीय पृष्ठ है वो दोनों काम करेगा, परावर्तन का भी काम करता है और अपवर्तन का भी काम करता है। तो मैं यहाँ गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन बता रहा हूँ। गोलीय पृष्ठ से कोई भी प्रकाश की किरण है उसका अपवर्तन कैसे होगा? तो हम सबसे पहले गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। तो मैंने एक गोलीय पृष्ठ बनाया और ये हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ हुआ, इसका नाम देते हैं। मैंने कही कि जो जितनी भी यहाँ कैलकुलेशन की गई है छोटे गोलीय पृष्ठों के लिए, छोटे दर्पण के लिए, छोटे लेंस के लिए, आप ये मान लें। अगर एक बात आपको बताऊं कि ये बहुत छोटा होगा तो ये सीधी रेखा होगी, लेकिन बहुत बड़ा होता जाएगा तो ये कैसा होता जाएगा? कर्व की आकृति का होता जाएगा। यदि कोई छोटा सा इसका हिस्सा लें तो वो लगभग कैसी रेखा होती है? सीधी रेखा होती है। तो ये आप ध्यान रखें। मैं हर बार डेरिवेशन मानता हूँ कि बिंदु P O के नजदीक है, सरल रेखा मान सकते हैं, छोटे दर्पण के लिए, छोटे लेंस के लिए। तो यहाँ ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने गोलीय पृष्ठ लिया है और गोलीय पृष्ठ जो लिया है वो उत्तल लिया है। कैसा लिया है? उत्तल लिया है। इसका नाम देते हैं। अच्छा, इसका मैंने मुख्य अक्ष बना लिया, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका पूरा नाम देते हैं। इसका नाम दे दिया L, M और N। ये गोलीय पृष्ठ हुआ, इसका नाम दे दिया L, M, N। अब मैंने क्या किया कि इस गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन दर्शाने के लिए मैंने यहाँ बिंदु ले लिया और बिंदु ले लिया O। बिंदु O पर हमारे पास कोई भी वस्तु रखी हुई है, जैसे बिंब कह सकते हैं, और इसकी दूरी हमेशा दूरी कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। तो इसको थोड़ा सा और नजदीक ले लेते हैं जिससे अच्छा अपवर्तन होगा। तो यहाँ ले लेता हूँ। तो दूरी हमेशा कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से। तो यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है और इसकी दूरी मैंने मान ली u। कितनी मान ली? u। बिंब की दूरी क्या होती है? u, स्मॉल u से व्यक्त करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, कहां से, बिंब से, तो यहाँ से प्रकाश की किरण कोई गई, ये आपतित प्रकाश की किरण है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ मैं अविलंब खींच सकता हूँ, तो मैं यहाँ अविलंब खींच लिया, तल के लंबवत मैंने क्या खींच लिया, अविलंब। और अविलंब जाता है वक्रता केंद्र से, कहां से जाता है, वक्रता केंद्र सी से गुजरता है, ये मैंने बिंदु ले लिया सी, ठीक है। तो यहाँ मैंने अविलंब खींच लिया। अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि ये जो गोलीय पृष्ठ है ये दो सरफेसों को अलग कर रहा है, इधर का पोर्शन अलग है, इधर का पोर्शन अलग है। तो दो सरफेसों को आपको पता है कि अपवर्तन के लिए माध्यम कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो जब माध्यम अलग अलग होंगे तो उनके अपवर्तनांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अपवर्तन तभी होता है जब माध्यम के अपवर्तनांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो मैं ये जो गोलीय पृष्ठ आपको दिखाया गया है ये दो सरफेसों को अलग कर रहा है, ठीक है। इधर वाली सरफेस है उसका मैंने अपवर्तनांक मान लिया n1, कितना मान लिया, n1, और इधर वाली जो सरफेस है उसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने n2। समझ में आई बात, ठीक है। इधर का n1 अपवर्तनांक है, इधर का n2। अब ये यहाँ से n1 से n2 माध्यम में जा रही है तो इसका अपवर्तन होगा, स्वाभाविक सी बात है अपवर्तन होगा। अब लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सा विरल माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये n1 अपवर्तनांक है, विरल माध्यम का है, इसका है विरल माध्यम का है, और ये किसका है, सघन माध्यम का है, इसका है सघन माध्यम का है। तो अब आपको पता है ये आपने प्रकाश किरण यहाँ से, ये कोई प्रकाश किरण आपने यहाँ से आपतित की थी, ये कोई प्रकाश किरण थी, ठीक है। और यहाँ मैंने इसका नाम दे दिया बिंदु P, क्या नाम दे दिया, बिंदु P दे दिया। समझ में नहीं हुआ। अब यहाँ इसका अपवर्तन होगा, अविलंब आप खींच चुके हैं तो अपवर्तन हुआ इसका, तो जैसे ही अपवर्तन होगा तो इसका, तो ये सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। तो अविलंब की ओर झुकने के बाद में ये ऐसे कुछ अपवर्तित हो जाती है अविलंब से झुकने के बाद में, और यहाँ ये अविलंब के साथ आपतन कोण बना देती है आई, कितना कोण बना देती है आई। अब जब इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन कोण बना देगी, यहाँ कितना बना देगी आ। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये यहाँ अपवर्तित हुई और यहाँ पर आके मिली तो यहाँ बिंदु O का प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और इसका नाम दे दिया है मैंने आई, इमेज दे दिया। ये ऑब्जेक्ट है, बिंब है, और ये इसकी यहाँ बन जाएगी इमेज, क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम यहाँ अपने पास देखो ये अविलंब के साथ आपतित किरण है, कौन सी किरण है, OP आपतित किरण है, PI कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण हमेशा अविलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी, तो बना दिया आई, ठीक है। अपवर्तित किरण है PI, अविलंब के साथ कौन सा कोण बनाएगी, अपवर्तन कोण, बना दिया आ, ठीक है। इन कोणों को मैं मान लेता हूँ, ये इन कोणों की मान लेता हूँ, इसको मैंने अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। समझ में आई बात, ठीक है। इसको मैंने बीटा मान लिया, क्या मान लिया, बीटा मान लिया, और इस कोण को मैंने मान लिया फाई। समझ में आई बात, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इसमें लिखना क्या है कि एक गोलीय पृष्ठ है जिसका नाम क्या है LMN, ठीक है। इस गोलीय पृष्ठ LMN का जो बिंदु M है वो क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से u दूरी पर कोई बिंब या वस्तु रखी हुई है, ठीक है, जिससे कोई प्रकाश किरण OP गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है, और उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, और हमें PI अपवर्तित किरण प्राप्त होती है। आपतित किरण अविलंब के साथ कोण बना देती है, आपतन कोण I, और अपवर्तित किरण बना देती है R कोण बना देती है। समझ में नहीं बात, अपवर्तन कोण R बना देती है। इसको कोण को मैंने मान लिया अल्फा, इसको मान लिया मैंने बीटा, और इसको मान लिया मैंने फाई, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो देखो आगे हम कैसे संबंध निकालेंगे, UVF में अगर संबंध निकालें तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। प्रकाश की किरण जा रही है N1 माध्यम से N2 माध्यम में, कौन से माध्यम जा रही है, N1 माध्यम से N2 माध्यम में, ठीक है। तो आपको मैंने पता है यदि सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो N2/N1 आना चाहिए, ठीक है। N1 से बल्कि फर्स्ट माध्यम कौन सा है, N1 है, सेकंड माध्यम कौन सा है, N2। जिसमें अपवर्तन होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो N2। तो अगर मैं ऐसे निकालूं N2/1 ऐसे निकालूं तो कैसे लिखूंगा इसको, ऐसे लिखूंगा N2/N1, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। समझ में आया, जब ये N1 से N2 में जा रही है, ठीक है। तो देखो अब इसकी डेरिवेशन के लिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या संबंध बनेगा इसमें। तो देखो
हमारे पास ये किरण है, ये ओपी आपतित किरण है और पीआई अपवर्तित किरण है। तो यहाँ हम देखें कि यदि ये जो आपने गोलीय पृष्ठ लिया है छोटा है तो बिंदु P किसके नजदीक होगा, बिंदु M के नजदीक होगा। किसके नजदीक होगा, M के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं यदि गोलीय पृष्ठ LMN बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो बिंदु P M के नजदीक होगा, नजदीक होगा। जब नजदीक होगा तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक सरल रेखा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक सरल रेखा मान सकते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं MP को सरल रेखा माना जा सकता है, माना जा सकता है, सरल रेखा माना जा सकता है। जब इसको सरल रेखा माना जा सकता है तो देखो हम त्रिभुज की बात करें तो बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे कि ये बन रहा है OMP। जब ये सरल रेखा हुई तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। इधर भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो मैंने त्रिभुज लिया OMP और OMP में मैंने अल्फा निकाला, tan अल्फा निकाला। कितना निकाला, tan अल्फा। तो देखो त्रिभुज जाए निकालो tan अल्फा बराबर में आपको पता है कितना हो जाएगा, tan अल्फा बताओ, लंब बटे में क्या होगा, आधार, ठीक है। समकोण के सामने भुजा क्या होगी, कोण। तो लंब क्या हुआ, थीटा के सामने लंब हुआ MP। कितना हुआ, MP बटे में कितना हो जाएगा, OM, लंब बटे में आधार। तो MP बटे में आ जाएगा OM। समझ में आई बात। समकोण के सामने भुजा कोण, थीटा के सामने भुजा लंब और बची कुची क्या होगी, आधार होगी। क्या होगी, आधार। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब हम निकाल लेते हैं ऐसे ही tan बीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, tan बीटा। तो ऐसे निकाल लेते हैं tan बीटा। तो tan बीटा निकाल लिया मैंने, तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। समझ में आई बात, ठीक है। यही होगी लंब, ठीक है। तो MP बटे में क्या हो जाएगा, MI। समझ में आई बात। आगे tan फाई निकाल लेते हैं। तो tan फाई भी क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, MP बटे में MC। तो MP बटे में क्या हो जाएगा, MC। तो ये हमारे पास tan की वैल्यू आ गई, tan अल्फा का मान आ गया, tan बीटा और tan फाई का मान आ गया। यदि ये गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा है तो इसके जितने भी कोण बनेंगे अंदर वो भी कैसे होंगे, छोटे। समझ में आई बात, ठीक है। यदि गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा है तो अंदर के कोण भी क्या होंगे, बहुत छोटे बनेंगे। इसलिए मैं tan अल्फा को अल्फा ही मान सकता हूं। समझ में आई बात। जैसे मैंने 11वीं क्लास में आपको बताया, जब कोई भी आपके केस में बहुत छोटे कोण बन रहे हैं, जैसे मैं sin थीटा लगभग मैं थीटा मान लिया। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही मैंने कही कि ये बहुत ही छोटा गोलीय पृष्ठ है जिसके लिए डेरिवेशन की गई है, तो इसके अंदर बहुत बहुत छोटे कोण बनेंगे। इसलिए हम tan अल्फा को सन्निकट कर सकते हैं, किसके, अल्फा के सन्निकट कर सकते हैं। तो यहाँ छोटे गोलीय पृष्ठ के लिए, छोटे गोलीय पृष्ठ के लिए तो मैं लिख सकता हूं यहाँ tan अल्फा लगभग में अल्फा बराबर MP अपॉन में OM, ठीक है। समीकरण नंबर आप ले लेंगे 1। ऐसे ही tan बीटा लगभग में बीटा बराबर में MP अपॉन में MI, समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यहाँ tan फाई लगभग में फाई बराबर में MP अपॉन में MC, समीकरण नंबर 3। तो हमारे पास 1 2 3 समीकरण आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हाँ देखो
ये आ गए। अब देखते हैं कि आपको पता है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बहिष्कोण की प्रमेय होती है, ठीक है। और त्रिभुज के दो अंतः कोण बराबर होंगे बहिष्कोण के। तो देखो मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं और मैंने त्रिभुज लिया PCI, PCI। तो देखो त्रिभुज PCI में दो कोण अल्फा और बीटा है त्रिभुज के, और बहिष्कोण कितना है फाई, तो फाई के बराबर होंगे का योग, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं फाई बराबर में r प्लस में बीटा, ठीक है। यहां से मैं r का मान निकालूंगा, वो बताऊंगा बाद में क्यों निकाल रहा हूं। तो यहां से r का मान निकाल लेता हूं, r बराबर में फाई माइनस में बीटा, समीकरण नंबर 4, ठीक है। एक त्रिभुज और ले लेते हैं, और अपने पास त्रिभुज है OPC, अल्फा प्लस फाई, समझ में आएगा, अल्फा प्लस में फाई किसके बराबर होगा। अच्छा एक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये ले सकते हैं, अल्फा प्लस में फाई ये है, और ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, क्योंकि बहिष्कोण यहाँ बन रहा है, बहिष्कोण देखो बेटा ये बन रहा है बहिष्कोण, यही तो यहाँ से यही तो बन रहा है, आई बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। अवलंब के साथ तो मैंने ये तो ले लिया कौन सा त्रिभुज OPC या OCP, समझ में नहीं बात। तो त्रिभुज OPC में समझ में नहीं बात, अल्फा प्लस फाई बराबर आई, ठीक है। तो आई बराबर में अल्फा प्लस में फाई, समीकरण नंबर डाल देंगे इसको 5। अपने पास देखो r का मान आ गया, i का मान आ गया, ठीक है। अब हम श्रेयल का नियम लगा सकते हैं। किसका नियम लगा सकते हैं, श्रेयल का नियम, क्योंकि उसमें i आता है और r आता है, ठीक है। तो श्रेयल के नियम से, तो यहां लिख देंगे श्रेयल के नियम से, श्रेयल लो, ठीक है, बाई स्नेल लो। तो देखो क्या आएगा, आएगा साइन आई अपोन में साइन आर बराबर n/1, ये होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा लेता हूं, आप उसको नोट कर लें, मैं कुछ होगा वैसे लिख लें, इनको तीनों समीकरण लिख लें, मान रखने की जरूरत पड़ेगी ना, चलो आपकी जब आप मान रखने की जरूरत, तीनों को लिख लें समीकरण, तो बता देंगे मान बता केवल यहां तक ये, चलिए हाँ, अब इसको मैं हटा देता हूं। हाँ बेटा, तो हमने यहाँ स्नेल का नियम लगाया, और स्नेल का नियम था साइन आई बटे में साइन आर बराबर में n/1, ये हमने स्नेल का नियम लगाया। तो आगे हम क्या करते हैं, आगे यदि हम स्नेल के नियम को हल करें तो अपने पास तब क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा साइन आई बटे में साइन आर बराबर में n/1। बेटा सीखने जा रहे हैं कहां से, माध्यम n1 से n2 में, तो अपवर्तन किस माध्यम में हुआ है, n2 माध्यम में। कौन से माध्यम में हुआ है, n2 माध्यम में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं n2 बटे में n1, हम इसको लिख सकते हैं n2 बटे में n1, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भी गणनाएं की जा रही हैं छोटे गोलीय पृष्ठ के लिए की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, छोटे गोलीय पृष्ठ के लिए की जा रही है। जब छोटे गोलीय पृष्ठ के लिए की जा रही है तो मैं साइन आई कोसक
के, किसके, आई के। समझ में आई बात, ठीक है। और इसको मैं साइन आर को सन्निकट कर सकता हूं, किसके, आर के। जितनी भी गणनाएं की गई हैं छोटे लेंस के लिए की गई, छोटे दर्पण के लिए, छोटे गोलीय पृष्ठ के लिए की गई हैं, तो मैंने साइन आई को किसके सन्निकट कर सकता हूं, आई के, और साइन आर को आर के। ठीक है, तो यहाँ देखो भैया, यहाँ से लिख सकता हूं मैं n1 साइन आई, ठीक है, बराबर में, ठीक है, यहाँ जाएगा n2 साइन आर। समझ में आएगी बात, ठीक है। इसको मैंने i के बराबर लिख दिया, और i का मान है अपने पास, i का मान कितना है, अल्फा प्लस में i है। तो यहाँ देखो मैं n1i बराबर में n2r, i और r के मान अपने पास दिए हुए हैं, i और r के मान अपने पास दिए हुए हैं। अब i और r के मान क्या दिए हुए हैं, देखो देखो i का मान दिया हुआ है अल्फा प्लस में i, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, देखो i का मान n1, ठीक है, i का मान ये दिया हुआ है अल्फा प्लस में i, तो अल्फा प्लस में i ये लिखिए। समझ में बात, ठीक है। r का मान दिया हुआ है i माइनस में बीटा, तो बराबर में, ठीक है, n2, और इसका मान लिख देंगे कितना, i माइनस में बीटा। समझ में आई बात, ये आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया है, मैंने त्रिभुज में क्या किया, मैंने दो मान निकाले, एक r का निकाला और i का। कौन से कॉन्सेप्ट से निकाले, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है, बहिष कोण के बराबर होता है। समझ में आई बात। तो मैंने दो त्रिभुज लिए थे, एक कौन सा लिया था, एक लिया था मैंने PCI, कौन सा लिया था, PCI लिया था। तो r प्लस में अल्फा, r प्लस में बीटा बराबर में किसके आ गया, i के। एक त्रिभुज लिया था मैंने OPC, ठीक है, या OCP लिया था, तो अल्फा प्लस i किसके बराबर आ गया, i के। समझ में, फिर लगा दिया मैंने स्नेल का नियम। किसका नियम लगाया, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से बात करते हैं। स्नेल का नियम साइन i बटे में साइन r बराबर में n2 1, ठीक है। प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, n1 माध्यम से n2। जो गोलीय पृष्ठ है वो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, n1 माध्यम को और n2 माध्यम को, और प्रकाश की किरण जा रही है कौन से माध्यम से, n1 से n2 में। तो कहने का मतलब मैंने बताया, जिसमें अपवर्तन होता है उसे ऊपर लिखते हैं स्नेल के नियम में। तो अपवर्तन बेटा कौन से हुआ है, अपवर्तन हुआ है n2 माध्यम से n2 बटे में n1। समझ में आई बात। तो ये समझने के लिए मैं बताया आपको। अब मैंने बताया कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ कि tan अल्फा को मैंने सन्निकट कर दिया, लगभग बराबर मान लिया अल्फा के, tan फाई को पाई के। तो इसी प्रकार से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गोलीय पृष्ठ में यहाँ बड़ा बना है, लेकिन बहुत छोटा गोलीय पृष्ठ है, और छोटे गोलीय पृष्ठ में बनने वाले कोण भी बहुत 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 अल्प होते हैं। इसलिए मैंने साइन आई को किसके सन्निकट कर दिया, आई के, और साइन आर को किससे कर दिया, आर के सन्निकट कर दिया है। समझ में आई नहीं बात, ठीक है। जब ये आपके समझ में आ गई तो मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया है, साइन आई की जगह आई रख दिया है, साइन आर की जगह आर रख दिया है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखो मान हमने रख ही दिए हैं, आई का और किसका, आर का मान रख दिया है, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं। बेटा आप स्वयं लिखें जो मैंने स्टार्टिंग से लिखाया है। मैंने क्या लिखाया है कि एक गोलीय पृष्ठ है जिसके ध्रुव m से u दूरी पर बिंदुओं पर कोई बिंब स्थित है, बिंब से कोई प्रकाश किरण होती गोलीय पृष्ठ पर प्राप्त होती है, जिससे हमें अपवर्तन pi प्राप्त होती है। बिंदु i पर बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपतित किरण अवलंब के साथ कोण कितना बना रही है, आपतन कोण i, और अपवर्तित किरण कितना बना रही है, कोण r बना रही है। समझ में आई बात, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं बात। तो अब बेटा आगे
पहले कुछ नहीं है, तो देखो मल्टीप्लाई किया n1 अल्फा प्लस में n1 फाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, n2 फाई, ठीक है, माइनस में n2 बीटा। समझ में आएगा। अब अपने पास सबके मान हैं, अपने पास सबके मान हैं, अल्फा का मान लेते हैं n1, समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर तो मान रखते हैं 1 2 3 से, तो देखो मान क्या आ जाएंगे n1, इसका मान कितना हुआ, अल्फा का मान mp अपॉन में आ जाएगा कितना, mp अपॉन में om, तो om आ गया, ठीक है, प्लस में n1, ठीक है, और यहाँ देखो इसका मान क्या आ गया, i का मान क्या आ गया, mp अपॉन में mc, mp अपॉन में mc बराबर में n2, और इसका मान क्या है आपको पता है, इसका मान i का मान क्या है, mp अपॉन में mc, mp अपॉन में mc, ठीक है, माइनस में n2, और यहाँ आ जाएगा माइनस में n2, और इसका मान बीटा का मान पता है आपको, mp अपॉन में my, तो mp अपॉन में mi। समझ में आएगा। यहाँ तक एक बार देखो, फटाफट थोड़ी सी आवाज हो रही है यहाँ पास, जल्दी देखो एक बार, यहाँ से केवल मैंने मान रखे हैं और कुछ नहीं किया है। हाँ केवल मैंने क्या लिखे हैं, मान लिखे हैं। अब देखो मैं इसको इधर ला रहा हूँ n2 वाली टर्म को, और इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो देखो यहाँ मैंने आगे किया, तो मैंने क्या किया, n1 mp अपॉन में om, इसे लाया मैं इधर इस टर्म को, तो किसकी हो गई, माइनस की, तो माइनस की हो गई, माइनस n2, ठीक है, कितना हुआ n2 mp अपॉन में mc। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो इसको मैं ले जा रहा हूँ इधर, तो माइनस के n2 mp अपॉन में mi, माइनस के, ठीक है, n1 mp अपॉन में क्या आ जाएगा, mc, यहाँ तक आ जाएगा। समझ में आई ये बात। जल्दी फटाफट देखो, हाँ बेटा देखो, एक बार देखो एमसी को एक साइड लेते, दोबारा देखो एक बार यहाँ से, एक बार दोबारा देखो, थोड़ी सी आवाज हो रही है, एक बार दोबारा देखो, देखो मैंने इसको यहाँ रखा, केवल इसको एमसी वाले पद को दोनों को एक बार इधर लिया हो, एक साइड लिया, तो देखो बेटा इसको एमसी वाले जितने भी पद हैं उनको एक साइड ले लो, समझ में नहीं बात, बाकी का एक साइड ले लो, तो देखो n1, ठीक है, mp अपॉन में mc, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको लाया इधर, माइनस के n2 mp अपॉन में क्या आ जाएगा, mc, तो mc वाले पद एक साइड आ गए, ठीक है, बराबर में माइनस के n2 mp अपॉन में mi, इसको मैं ले गया इधर, तो जब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस के, और ये हो जाएगा कितना, n1, ठीक है, mp बटे में om। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देखो अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ चित्र को,
केवल आपको कैलकुलेशन ही करनी है। देखो बेटा एन3 कॉमन आ रहा है यहां से, देखो n1 ठीक है, n1 अपॉन में nc, ठीक है, माइनस में n2 अपॉन में mc, ठीक है, क्वेश्चन बंद। mp क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया mp इसमें से, और इसमें से भी mp कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बराबर में mp क्वेश्चन क्या बचेगा, माइनस के n2 बटे में mi, और यहाँ माइनस के n1 बटे में o ये बचेगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसको mp से mp कट जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं mc क्या है, mc है ध्रुव, और mc क्या चित्र में देखा आपने, चित्र मैंने आपको बनाया, देखो दोबारा चित्र बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा चित्र बना देता हूँ एक बार, तो मैंने ये चित्र बनाया था, ये बोर्ड ये ट्रस्ट, ठीक है, ये प्रकाश कर गई, इसका ये बंद हो गया, और ये मैंने अंदर में घुस दिया, यहाँ बिंदु सी, यहाँ बिंदु आई, यहाँ बिंदु ओ, ये u दूरी है, ठीक है। इसकी दूरी मैंने b मान ली, कितनी मान ली, पृथ्वी की दूरी b मान ली, ठीक है। और यहाँ अल्फा कोण, यहाँ आई कोण, यहाँ आर कोण, यहाँ आई कोण, और यहाँ बीटा कोण। तो बेटा ध्रुव क्या है, n में m और c के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो mc क्या हुई, वक्रता त्रिज्या हुई, क्या हुई, वक्रता त्रिज्या हुई। समझ में आने बात। अच्छा mi क्या हुई, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी मैंने क्या मानी, v मानी है, तो mi क्या हुई, प्रतिबिंब की दूरी क्या मानी, v मानी। अब कैसा पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ है, कैसा है, उत्तल, और उत्तल के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक, क्या होती है, धनात्मक। OM क्या लिया, OM बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी है, और ये कितनी है, u, लेकिन उत्तल हो चाहे उत्तल, इसमें होती है माइनस में, इसमें होती है माइनस में। अब केवल आप मान रखेंगे यहाँ, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाठी से, चिन्ह परिपाठी से, या चिन्ह नियम से, चिन्ह नियम से, चिन्ह नियम से ही हो गया। तो देखो बताओ n1 बटे में r, माइनस में n2 बटे में r, बराबर में माइनस के n2 अपॉन में mi, जानते हो आप कितना है v, ठीक है, माइनस अपॉन में u, माइनस का माइनस माइनस प्लस n1 बटे में क्या आ जाएगा, u। कोई समस्या है क्या, नहीं है। समझ में आएगी बात। तो समस्या जब आपके पास नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं आगे सॉल्व। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं आगे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो n2 को आ जाएगा आगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस कॉमन, ये प्लस का, ये किसका, माइनस का। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो देखो मैंने ये माइनस का, ये प्लस का, तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ आया भैया n2 किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो माइनस कॉमन लिया, ठीक है। अपॉन में माइनस के n1 अपॉन में r। कोई समस्या है, यहाँ माइनस कॉमन, दोनों ओर से माइनस कॉमन है, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों ओर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आएगा, ठीक है। तो जब ये माइनस का हो जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस का हो गया, तो देखो ये माइनस का, माइनस के यानी n2 बटे में b, n2 बटे में b प्लस का हो गया, और माइनस
यहाँ प्रवेश कर रही है, प्रकाश की किरण N1 माध्यम से कहाँ जा रही है, N2 माध्यम में जा रही है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आया, N2 माइनस में N1 अपॉन में R बराबर N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U। समझ में आएगी बात? ठीक है, यहाँ मैंने केवल पक्ष माइनस कॉमन लिया, लघुत्तम लिया मैंने, पहले ये इंडिया सेम टू सेम। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आया है। किसे? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आया है। यदि इसका जस्ट उल्टा करें, यदि प्रकाश की किरण अब तो जा रही है N1 से N2 में, यदि प्रकाश किरण N2 से N1 में जा रही हो, यदि प्रकाश की किरण, ऐसे लिखिए, यदि प्रकाश की किरण N2 माध्यम से N2 से N1 में जा रही है तो क्या होगा, तो जहां इसमें N2 आया है वहां N1 रख देना, और जहां इसमें N1 आया है वहां पे रख देंगे N2 रख देंगे। तो ये समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, कोई समस्या? ये मैंने फॉर्मूला का बताया है। जब प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, जब प्रकाश की किरण N1 माध्यम से N2 में जा रही है, यदि N2 से N1 में आ रही है, N2 से N1 में परिवर्तन हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, N1 माइनस में N2 बटे में R, N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में। समझ में आएगी बात? कोई समस्या किसी को? समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार आप डेरिवेशन को करके देखें। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया था, एक गोलीय पृष्ठ लिया N बिंदुओं पर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, जिसका प्रथम बिंदु I पर प्राप्त होता है। OP नाम बिंदु लिया था। OP कैसी किरण है, आपकी किरण है, आपतन कोण आती है अवलंब के साथ, क्या I, और PC क्या है, अवलंब है, ठीक है, PI क्या है, अपवर्तित किरण है। समझ में आएगी बात? तो ये हुआ आपके पास गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं और अगला टॉपिक है आपका लेंस। कौन सा है? लेंस। अगला टॉपिक है आपका लेंस। कौन सा है? लेंस। समझ में आएगा? लेंस। लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस क्या होते हैं? लेंस एक ऐसा पारदर्शी जिसमें आप पार देख सकते हैं, कांच है, कांच कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। जो लेंस है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है, दो अपवर्तक वक्र सतहों से घिरा होता है, या दो अपवर्तक सतह होती है जिनमें से एक वक्राकार हो सकती है, एक समतल हो सकती है, या दोनों ही क्या हो सकती हैं? वक्राकार हो सकती है। समझ में बात? लेंस की परिभाषा सुनो क्या होगी? लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, ऐसा माध्यम लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। समझ में बात? लेंस में दो अपवर्तक सतह होती हैं। कितनी अपवर्तक सतह होती हैं? दो अपवर्तक सतह होती हैं। समझ में आएगा? दोबारा देखो एक बार, लेंस क्या है? लेंस क्या है? ध्यान से सुनो। लेंस की परिभाषा, मैं लेंस की परिभाषा लिख देता हूं आपको। लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ठीक है, कोष्टक में भी कांच। पारदर्शी माध्यम क्या है? कांच। जैसे कांच
जैसे कांच। ठीक है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। जो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, लेंस कहलाता है। बेटा लेंस में दो अपवर्तक सतह होती हैं। लेंस में दो अपवर्तक सतह होती है। लेंस में कितनी अपवर्तक सतह होती है? दो। जैसे मैंने कहा एक वक्र पृष्ठ ये है, एक वक्र पृष्ठ ये है, क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा। ये इसका प्रकाशिक क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये इसका क्या होगा? ठीक है, ध्रुव होगा। ऊपर समझ में नहीं बात? तो दो वक्र पृष्ठ हुए, एक तो ये वक्र पृष्ठ हुआ, एक वक्र पृष्ठ ये हुआ। समझ में नहीं बात? क्या बन गया? ये पारदर्शी माध्यम लेंस बन गया। कितनी सतह है? एक अपवर्तक सतह ये है और एक अपवर्तक सतह ये है। जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, मान लीजिए यहाँ आपतित हो रही है, तो ये फर्स्ट सतह कहलाएगी। और जिस पर दूसरी बार अपवर्तन होता है, बाहर निकलती है इससे अपवर्तित होकर, ये क्या कहलाएगी? दूसरी अपवर्तक, सेकंड अपवर्तक सतह कहलाएगी। ठीक है, दोनों अपवर्तक सतहों की अलग अलग क्या होती है? वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, मान लिया इसकी वक्रता त्रिज्या r1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? r2 है। समझ में आने बात? तो लेंस के बारे में जितनी भी चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, लेंस होता क्या है, लेंस करता क्या है, समझ में आने बात? ठीक है, लेंस होता क्या है, लेंस करता क्या है? बताओ सामान्यतः जो लेंस है, लेंस द्वारा समझो, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों या फिर एक वक्र पृष्ठ, ठीक है, और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। ये भी भैया लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। समझ में नहीं बात? ठीक है, दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। लेंस में कितनी अपवर्तक सतह होती हैं? लेंस में दो अपवर्तक सतह होती हैं। समझ में आई बात? ठीक है, लेंस में दो अपवर्तक सतह होती हैं। ठीक है, जो जिस पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, ठीक है, उसे फर्स्ट सतह कहते हैं, फर्स्ट अपवर्तक सतह कहते हैं। और जिससे प्रकाश की किरण बाहर निकलती है उसे सेकंड अपवर्तक सतह कहते हैं। दो अपवर्तक सतह होने के कारण इसकी वक्रता त्रिज्याएं भी कितनी होंगी? दो। प्रत्येक पृष्ठ की अलग अलग वक्रता त्रिज्या होती है। समझ में आई बात? तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये बात आती है। लेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ठीक है, और एक होता है अवतल लेंस। कल पढ़ाएंगे, आज आवासी हो ज्यादा, तो कल पढ़ाएंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। समझ में आता है? लेंस को कल दोबारा बता देंगे। ठीक है, कौन कौन से लेंस होते हैं, कैसे अपवर्तन होगा लेंसों के द्वारा। समझ में आई बात? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।